गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हमने अधिनायकवाद या तानाशाही के अर्थ, उसकी विभिन्न परिभाषाओं, उसके विभिन्न लक्षणों और उसके विभिन्न गुणों के बारे में अध्ययन किया। आज के इस क्लास में हम अधिनायकवाद की आलोचनाएं या उसके दोष, जो कमियां अधिनायकवाद में गिनाई जा सकती हैं, उनके बारे में आज के क्लास में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। स्टूडेंट्स, अधिनायकवाद में गुणों के होते हुए भी इस प्रणाली में अनेक दोष मौजूद हैं। किसी भी देश में लंबी अवधि तक इसका प्रचलन नहीं रह पाता है। अधिनायकवादी व्यवस्थाएं देखने को अच्छी लगती हैं। इसके गुण जब हम पढ़ रहे थे तो वहां हमने विभिन्न गुणों का अध्ययन किया था कि इस विकासशील राज्यों के लिए यह उपयुक्त है, मानव स्वभाव के यह अनुकूल है, या अधिनायकवादी व्यवस्था देश के बहुमुखी विकास के लिए जरूरी है, संकट काल के लिए उपयुक्त है। ये सारी बातें होते हुए भी, ये सारे गुण होते हुए भी इसमें बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारे दोष हैं, जिनको हम एक एक करके देख सकते हैं। और इसकी सब बात करी जाए कि ये चाहे इसमें कितने ही गुण क्यों ना हो, लेकिन ऐसी व्यवस्थाएं लंबे समय तक अस्तित्व में नहीं रह पाती हैं, लंबे समय तक वो नहीं रह सकती हैं। अतः इतिहास में ऐसे अनेक प्रमाण हैं जो ये बताते हैं कि ये व्यवस्था लंबी नहीं चल सकती है। जहां कहीं भी अधिनायक तंत्र स्थापित हुआ, यानी इन पास्ट में अगर हम देखें कि जिन जिन राष्ट्रों में अधिनायकवादी साम्राज्य स्थापित हुआ, लेकिन वो साम्राज्य ज्यादा दिन नहीं टिक सके। जब जनता सत्ता संपन्न व सर्वोच्च शासक को उखाड़ फेंकने और ये कहें कि हिंसात्मक क्रांति का सहारा लेने में नहीं हिचकती। अगर अधिनायकवाद बढ़िया ही शासन होता, शासन की एक बेहतर ही प्रणाली होती, तो ऐसा नहीं होता कि उसी राज्य की जनता क्या करती है, उस निरंकुश राजा या ऐसे शासन के विरुद्ध खड़ी हो जाती है और उसे उखाड़ फेंकती है, या ये कहें कि हिंसात्मक क्रांति के माध्यम से उस शासन को प्रतिस्थापित कर देती है। तो इसका मतलब इसमें कुछ दोष तो हैं, और यही वो दोष हैं जिसके चलते इस शासन की आलोचनाएं होती हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि इस व्यवस्था में कुछ कमियां अवश्य हैं, और इन कमियों को हम विभिन्न हेडिंग्स में देख लेंगे, विभिन्न अलग अलग बिंदुओं के अंतर्गत देख लेंगे। जो पहली हेडिंग है हमारी, पहली जो कमी वो इसमें गिनाई जा सकती है, इसमें व्यक्ति के व्यक्तित्व का सम्मान नहीं होता। क्योंकि शासन पूरी तरह से एक व्यक्ति के अंदर निहित होता है, या एक व्यक्ति ही शासन का केंद्र बिंदु होता है। तो ऐसी स्थिति में अन्य जो व्यक्ति हैं उनके व्यक्तित्व का सम्मान जरूरी नहीं ऐसा निरंकुश शासन अपनी जनता के व्यक्तित्व के सम्मान का कार्य करे। इस कारण व्यक्ति को सब कुछ सुविधाएं होते हुए भी उसे अपने व्यक्तित्व को अपनी इच्छा अनुसार विकसित करने का वातावरण नहीं मिलता है। यानी एक प्रकार से उसकी स्वतंत्रताओं पर को बाधित कर दिया जाता है, जिसके कारण उस व्यक्ति का जो व्यक्तित्व का विकास होना चाहिए, एक स्वतंत्र रूप से व्यक्तित्व के विकास की अगर बात करें तो वो नहीं हो पाता है, और उसे इस प्रकार का वातावरण नहीं मिल पाता है, तथा वह अपने जीवन को अपूर्ण ही रखने पर मजबूर हो जाता है। यानी क्योंकि शासक नहीं चाहेगा कि उसकी जनता के व्यक्तित्व का विकास पूर्ण रूप से हो, तो ऐसी स्थिति में उसका एक प्रकार से व्यक्तित्व का विकास अपूर्ण ही रह जाता है। व्यक्ति को किसी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं रहती, इससे उसका व्यक्तित्व दबकर रह जाता है। तानाशाही व्यवस्था में मौलिक अधिकारों और व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं के लिए भी कोई स्थान नहीं होता है। अतः तानाशाही व्यवस्था का सबसे बड़ा दुर्गुण व्यक्तित्व का जो दमन कर दिया जाता है, या ऐसा वातावरण क्रिएट कर दिया जाता है जिससे व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाता है। तो इस रूप में अधिनायकवादी शासन की एक आलोचना होती है कि इससे व्यक्ति के व्यक्तित्व का ये एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें व्यक्ति के व्यक्तित्व का सम्मान नहीं होता, व्यक्ति की अपनी पहचान नहीं बन पाती, और इस प्रकार का वातावरण क्रिएट कर दिया जाता है जिससे व्यक्ति जान चाहकर भी अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाता है। इस आधार पर इसकी एक बड़ी आलोचना होती है, एक बड़ा दोष
इसमें अधिनायकवाद में गिनाया जा सकता है इस रूप में। बाद में दूसरा जो बिंदु है, दूसरा जो इसकी आलोचना का आधार है, वो है अत्याचार व अनाचार का बोलबाला। यानी ये एक ऐसा शासन है जिसमें क्या होता है, एक प्रकार से शासन है वो अत्याचारी हो जाता है, अनाचारी हो जाता है, जिससे आम जनता में भय का वातावरण, भय का माहौल क्रिएट हो जाता है। अधिनायकवादी तंत्र में शासन व्यवस्था में अत्याचार और अनाचार का बोलबाला हो जाता है और अधिनायक अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए आतंक फैलाता है। अधिनायक क्या करता है, अपनी सत्ता को फैलाने के लिए क्या करेगा, एक प्रकार से आतंक मचाएगा और वह चाहता है कि किसी भी रूप से उसे कोई लेना देना नहीं है कि शासन अच्छा हो, उसे लेना देना एक बात का होता है कि उसका शासन हमेशा लंबे समय तक बना रहे और उसके विरुद्ध किसी भी प्रकार से लोग या पब्लिक उसके हितों के विरुद्ध काम ना करें। तो ऐसी स्थिति में वो एक प्रकार से प्रजा में एक आतंक का माहौल बना देता है, आतंक फैला देता है, विरोधियों को बर्बर तरीके से सफाया कर दिया जाता है, यानी एक प्रकार से उनको फांसी दे दी जाती है। उत्तरी कोरिया का एक उदाहरण हमारे सामने है। इसमें मानव भयग्रस्त होकर जेल में शिकंजों में बंद सा हो जाता है, यानी एक प्रकार से वो बाहर रहता है, जेल से बाहर रहता है, लेकिन वो खुली हवा की में एक आजादी वो महसूस नहीं कर पाता। उसको हर समय वो बाहर होते हुए भी हमेशा इस भय आक्रांत रहता है और इस प्रकार से उसको फील होता है कि वो जेल में बंद कर दिया गया है। देश हित में कहीं भी कही गई कोई भी बात भी अगर तानाशाह की इच्छा के प्रतिकूल हो तो उसे सजा ठुकरा दिया जाता है और उसे दंडित किया जाता है तथा उसके विरुद्ध बात कहने वाले को देशद्रोही कहकर मौत के घाट उतार दिया जाता है। तो इस प्रकार से एक हिंसा का नंगा नाच अधिनायकवादी व्यवस्थाओं में होता है, जो कि बहुत ही निंदनीय होता है। और ये कहें कि किसी भी राष्ट्र में इस प्रकार से अत्याचार और अनाचार जब शासक द्वारा किया जाता है तो वो व्यवस्थाएं लंबे समय तक नहीं टिक पाएंगी, उनका अंत सुनिश्चित होगा। और उसके बाद में नेक्स्ट इसकी अगली जो दोष या आलोचना हम बता सकते हैं वो है राष्ट्र के लिए भी अहितकारी। क्योंकि हमने बात की कि तानाशाही व्यवस्था या ये कहें कि अधिनायकवादी व्यवस्था है वो स्वयं उस राष्ट्र के लिए भी एक प्रकार से अहितकारी ही होती हैं। इसका कारण यह होता है कि इस व्यवस्था में निर्णय एक व्यक्ति लेता है, क्योंकि हमने ये कह दिया कि निर्णय क्या होता है, डिसीजन लेने में एक ही व्यक्ति का हाथ होता है। ऐसी स्थिति में निर्णय वो व्यक्ति लेता है अपने विवेक से, उसे अन्य लोगों के विवेक से, अन्य लोगों की समझ से कोई लेना देना नहीं होता है। कोई दूसरा व्यक्ति उसे सुझाव नहीं दे सकता है जो किसी प्रकार से विरोध या सुझाव स्वीकार नहीं कर सकता। न तो वो ये चाहता है कि उसे कोई सुझाव देगा, तानाशाही शासक क्या चाहेगा कि वो डिसीजन सारे स्वयं खुद ले, उसे किसी के सुझाव की जरूरत नहीं, उसे किसी के एक प्रकार से विरोध की जरूरत नहीं। अगर ऐसा हुआ तो वो तानाशाह है, वो हिंसक बन जाता है। इससे तानाशाह द्वारा लिए गए गलत निर्णयों का भी अहितकारी प्रभाव सारी प्रजा को भुगतना पड़ता है। इसका मतलब एक निर्णय जो कि राजा ने गलत लिया, जो कि अधिनायकवादी शासक ने गलत दे दिया, उसका जो खामियाजा है वो न केवल राजा भुगतता है बल्कि सारी जनता भी उसका खामियाजा भुगतती है। अधिनायकवाद का ये हर निर्देश लोगों को मानना पड़ता है, चाहे वह निर्देश राष्ट्रीय हित में हो अथवा नहीं हो। इस प्रकार तानाशाही व्यवस्था में राष्ट्रीय हितों का समुचित संरक्षण नहीं हो पाता है और एक प्रकार से ये कहें कि वो राष्ट्र है वो आगे नहीं बढ़ पाता है और इस प्रकार इसकी आलोचना की जा सकती है। नेक्स्ट और अगली जो इसकी आलोचना है वो हम इस रूप में कर सकते हैं कि व्यक्ति की स्वतंत्रता का लोप हो जाता है। अधिनायकवादी व्यवस्थाओं में होता क्या है कि यहाँ पर जो साधारण व्यक्ति है उसमें आत्मनिर्भरता उसमें का भाव नहीं आ पाता है, क्योंकि वह उस शासक के अधीन रहता है। उसमें उसकी क्रियाशीलता क्या होती है, कमजोर पड़ जाती है। स्वतंत्रता की भावना का पूर्णतः उसमें लोप हो जाता है, क्योंकि उसे बोलने या विचार करने की भी स्वतंत्रता नहीं होती है, वैचारिक स्वतंत्रता भी उसकी दबा दी जाती है। इस प्रकार से व्यक्ति का तन धन और ये कहें हम कि यहाँ तक कि मन भी अधिनायकवाद के प्रभाव में आ जाता है और उसे अधिनायक जिधर हाके उधर ही वो चलने के लिए मजबूर हो जाता है। यानी उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं का व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं का पूर्णतः लोप हो जाता है और एक प्रकार से जैसा अधिनायकवादी शासक चाहेगा, जैसा अधिनायक
वादी जो सर्वोच्च शक्ति है वो चाहेगी वैसा ही व्यक्ति करने के लिए मजबूर होगा। वो अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को वहां ये कहें कि ऐसी शासन प्रणालियों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का पूर्णतः लोप हो जाता है। तो ये इसकी एक आलोचना हम कर सकते हैं, इस रूप में इसकी आलोचना की जाती है। और उसके बाद में है आतंक का साम्राज्य। वास्तव में अधिनायकवादी शासन व्यवस्थाओं में होता यह है कि इन व्यवस्थाओं में एक प्रकार से, क्योंकि अधिनायकवादी जो शासक है, जो एक व्यक्ति होता है, वो निरंकुश हो जाता है और उस शासक की कही हुई बात ही एक प्रकार से कानून का काम करती है। ऐसी स्थिति में किसी भी राष्ट्र में ऐसा अगर शासन है तो वो एक प्रकार से आतंक का साम्राज्य बन जाता है। यानी एक प्रकार से जो जनता है जो उस राज्य में निवास करती है वो क्या होती है, वो एक प्रकार से ठगासा महसूस करती है और आतंक का जो साम्राज्य है वो स्थापित वहां हो जाता है। और इस आतंकी साम्राज्य के स्थापित होने से वहां की जनता के जो अधिकार हैं, उसके मौलिक अधिकार हैं, वो सब क्या होते हैं, मौलिक अधिकार है उनका लोप हो जाता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि अधिनायकवादी व्यवस्था में जहां कुछ गुण हैं वैसे ही कुछ दोष भी इसमें मौजूद हैं, और ये कहें कि उसके गुणों से ज्यादा इसके दोष ज्यादा खतरनाक हैं। अधिनायकवाद के गुण और दोषों का विवेचन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह व्यवस्था मनुष्य को मनुष्य नहीं बनाती तथा उसे मनुष्य के रूप में रहने भी नहीं देती। इसमें मानव का व्यक्तित्व दबकर रह जाता है। उसकी सारी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के उपरांत भी उसका कुछ भी उसको एक प्रकार से कमी महसूस ही होती रहेगी। उसका जीवन कैदी के जैसा हो जाता है। इसलिए अधिनायक तंत्र के अनेक लाभों को होते हुए भी कोई व्यक्ति इस व्यवस्था के अंतर्गत रहना पसंद नहीं करता है। इस शासन में व्यक्ति के सब कुछ रहता है, परंतु फिर भी उसके ऐसी व्यवस्था में घुटन होने लगती है, क्योंकि व्यक्ति केवल रोटी के लिए ही जीवित नहीं रहता, वह इसके अलावा भी बहुत कुछ पाना चाहता है और बहुत कुछ करना चाहता है, जो केवल सोचने विचारने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के वातावरण में ही संभव हो पाती है। अतः अधिनायक तंत्र में सभी आकर्षणों के बावजूद भी तनाव मस्तिष्क की भूख मिटाने के साधनों पर रोक लगाने वाला ही होने के कारण जनसाधारण द्वारा इसे अमान्य ही रहता है। ये वो जनसाधारण उसको स्वीकार नहीं करता है। इस शासन के गुण दोषों के विवेचन के बाद इसके भविष्य के बारे में संकेत देने का और सरल हो जाता है। अतः हम अपने इसके भविष्य की संक्षिप्त चर्चा करना प्रासंगिक मान सकते हैं। तो इस प्रकार से अधिनायकवादी व्यवस्था के बारे में हमने देखा। विभिन्न देशों की इतिहास में हमने अधिनायकवादी उनको देखने का प्रयास भी हमने यहाँ किया। तो इस प्रकार से अधिनायकवाद का ये टॉपिक आज यहाँ कंप्लीट हम करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम एक नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।